हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। दो टाइप के डिसऑर्डर्स मोस्टली कॉमन है, हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये मैं एक्सप्लेन करूंगी, उनके कॉजेज क्या होते हैं, सिम्टम्स हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, डाइट क्या होता है, न्यूट्रिएंट लाइफस्टाइल, क्या ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक्चुअली थायराइड को अफेक्ट करते हैं, उसके फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगर हम उनका अर्ली स्टेजेस पे ध्यान ना दें और उस पर काम ना करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एंड क्या प्रेवलेंस है, कितने लोग इंडिया में एक्चुअली थायराइड डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है उस पर काम करना। सो आई थिंक आप बहुत से फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता है जिनको थायराइड जनरली मैंने देखा है कि होता है, या फिर किसी ना किसी फेज ऑफ लाइफ में वो थायराइड, जैसे मेरी फैमिली में भी इट्स वेरी कॉमन थायराइड डिसऑर्डर्स, वो लाइफ टाइम मेडिकेशंस लेनी ही पड़ती हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यूरिंग अगर आपको थायराइड हिट कर चुका है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, तो आपको मेडिसिन ऑलमोस्ट लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं, बट कैन बी मैनेज इट, कैन बी प्रिवेंटेड, कैन बी वर्क ऑन इट अर्ली, सो दैट हम इसको मैनेज कर सकें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि थायराइड हॉर्मोन्स, थायराइड होता कहाँ है, राइट? थायराइड आपको पता है कि कहाँ होता है, एवरीबडी नोज दैट वेयर इज थायराइड। आप मुझे प्लीज मैसेजेस पे बात करें। यस नीति, यू रिक्वेस्टेड फॉर दैट, गले में, यस जफर जी, गले में ही होता है, दैट्स यू आर करेक्ट। थायराइड जो है हमारे गले में, यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज द ग्लैंड लाइक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की शेप में है। और ये विंड पाइप और ट्रकिया जो होता है, विंड पाइप जहां से हम सांस लेते हैं उसको विंड पाइप कहते हैं, उसके आसपास होता है, राइट? ये जो थायराइड ग्लैंड आप देख पा रहे हैं लेफ्ट वाली पिक्चर में रेड कलर का, दैट्स अ थायराइड ग्लैंड। और बहुत सारे हॉर्मोन्स वो रिलीज करता है, जिसको T3 हॉर्मोन्स, T4 हॉर्मोन्स कहते हैं, थायरोक्सिन। कैल्सीटोनिन भी एक तरीके का हार्मोन है जो वो रिलीज करता है। लेकिन ये हार्मोन्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये भी स्टिमुलेट होते हैं। हाइपोथैलेमस अगर आप देखेंगे तो ब्रेन में एक पार्ट होता है, राइट? ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, वहां से ट्रिगर होता है। और वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे यहाँ पे होता है ब्रेन के आसपास, उसको वो एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर थायराइड को एक्टिव। सो देखना कितना लंबा प्रोसेस है, ब्रेन से लेके पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका बहुत मेजर ग्लैंड है, जो आपकी पूरी बॉडी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, राइट? वो यहाँ पे होता है ऑन द हेड, इन द हेड। और वो सारे आपके इट्स अ वेरी कह लीजिए आप बॉस है वो, और थायराइड हॉर्मोन्स का। और वो जो है पूरे हॉर्मोन्स, हमारी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करता है। तो वहीं से वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है, जहां से थायराइड एक्टिवेट होता है और वो ये सारे हॉर्मोन्स इन टर्न रिलीज करता है। प्लीज अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज मुझे मैसेज पे डालिए कि इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, डू टाइप इन द चैट। ओके ओके, सो ये सॉरी, ये एक वीडियो है जहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट आल्सो, बट लेट्स प्ले दिस वीडियो। Assuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain small, unassuming organ that wields enormous power over your body. It's called the thyroid. Like the operations manager in a company, its role is to make sure that the cells in your body are working properly. It does that by using hormones to deliver messages to every single one of them. This high-ranking organ is made up of lobules that each contain smaller cells called follicles, which store the hormones the thyroid sends out into your blood. Two of the most important hormones it produces are thyroxine and triiodothyronine, or T3 and T4. As messengers, the hormone's job is to instruct every cell in the body when to consume oxygen and nutrients. That maintains the body's metabolism, the series of reactions our cells perform to provide us with energy. This hormonal notification from the thyroid gets the heart pumping more efficiently and makes our cells break down nutrients faster. When you need more energy, the thyroid helps by sending out hormones to increase metabolism. Ultimately, the thyroid allows our cells to use energy, grow, and reproduce. The thyroid is controlled by the pituitary gland, a hormonal gland deep in the brain that oversees the thyroid's tasks, making sure it knows when to send out its messengers. The pituitary's role is to sense if hormone levels in the blood are too low or too high, in which case it sends out instructions in the form of the thyroid-stimulating hormone. Even in this tightly controlled system, however, management sometimes slips up.
Certain diseases, growths in the thyroid, or chemical imbalances in the body can confuse the organ and make it deaf to the pituitary's guiding commands. The first problem this causes is hyperthyroidism, which happens when the organ sends out too many hormones. That means the cells are overloaded with instructions to consume nutrients and oxygen. They become overactive as a result, meaning a person with hyperthyroidism experiences a higher metabolism, signaled by a faster heartbeat, constant hunger, and rapid weight loss. They also feel hot, sweaty, anxious, and find it difficult to sleep. The opposite problem is hypothyroidism, which happens when the thyroid sends out too few hormones, meaning the body's cells don't have as many messengers to guide them. In response, cells grow listless and metabolism slows. People with hypothyroidism see symptoms in weight gain, sluggishness, sensitivity to cold, swollen joints, and feeling low. Luckily, there are medical treatments that can help trigger the thyroid's activities again and bring the body back to a steady. Yeah. So basically ये जो थायराइड है yeah, sorry. So thyroid is basically a hormone which is actually producing हॉर्मोन्स जैसे कि T3, T4, TSH जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज होके थायराइड पे आता है और थायराइड फिर ये हार्मोन्स रिलीज करता है। और कभी कभी बहुत सारे रीजंस होते हैं जैसे कि जेनेटिकल है या कोई इंजरी है या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारे मेडिकेशंस कई बार हमारा खुद का इम्यून सिस्टम ही रिएक्ट कर जाता है और हमारे थायराइड को अफेक्ट करने लगता है। सो ये अगर आप देखेंगे पिक्चर तो इसमें थायराइड के फंक्शन है, मतलब मेजर जो है थायराइड जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसको बर्न करने में, उसको उससे कैलोरीज या एनर्जी रिलीज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। सो फर्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो उसमें कैलोरीज के लिए जरूरी होता है। फॉलिकल या एम्ब्रियो जो मतलब हमारा एक नया जीवन जो जनरेट करते हैं, जो एक बेबी प्रोड्यूस होता है वो पहले एम्ब्रियो से होता है, राइट। वो छोटा सा फर्स्ट जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो बनता है, उससे एक बेबी ग्रेजुअली डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी थायराइड हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। हमारे टेम्परेचर, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा कि अगर जब हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है तो हमको बहुत स्वेटिंग होने लगती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। या हाइपोथायराइडिज्म, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर हाइपर एक्टिव कहते हैं ना उसको, तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब जब हमारे हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी वो रेगुलेट कर रहा है। हमें ठंड ज्यादा लगती है अगर हमारा हार्मोन्स कम, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, हाइपर होता है तो हमको गर्मी ज्यादा लगती है, राइट। और बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि फीटल मतलब फीटस का जो छोटा बेबी एक माँ के अंदर होता है उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी ये हार्मोन्स बहुत जरूरी होते हैं। आपकी हार्ट बीट कितनी फास्ट है या स्लो है उस पे भी इम्पैक्ट होता है इन हार्मोन्स का। नए सेल्स, जैसे आपका जो ग्रोथ है, जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, सेल्स, रेट ऑफ न्यू सेल्स का बनना भी जो है ये हार्मोन्स इम्पैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल ग्रोथ को भी ये इम्पैक्ट करता है, स्पेशली बच्चों में जब बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन, मतलब आप देख रहे हैं कि पूरी बॉडी के लिए ये हार्मोन्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कितना बड़ा रोल प्ले करता है। जब ये डिसबैलेंस होने लगते हैं हार्मोन्स, हाइपो मतलब थायराइड अंडर एक्टिव हो गया, मतलब वो उतना एफिशिएंट नहीं है, उतनी एफिशिएंटली वो हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने चाहिए एक नॉर्मल बॉडी को चलाने के लिए, उतने वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तब हम उसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं, मतलब अंडर एक्टिव, स्लो कर देता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, वो स्लो हो जाता है। हाइपर थायरॉइडिज्म मतलब ओवर एक्टिव, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है जो सारे सिस्टम्स को गड़बड़ कर देता है। तो ये डिसबैलेंस है। मेजरली अगर आप देखेंगे तो हमारे जो परसेंटेज है वो हाइपोथायरॉइडिज्म का ज्यादा परसेंटेज है हमारे इंडिया में या कहीं भी डिसबैलेंस, ज्यादातर थायराइड जो है वो अंडर एक्टिव होता है। सो कॉज क्या है हाइपोथायरॉइडिज्म? हाइपो मतलब कम। सो हैव यू अंडरस्टूड हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म? हाइपो मतलब अंडर एक्टिव, जो आपके हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं बॉडी में, राइट। सो नॉर्मल थायराइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट वाली जो पिक्चर है वो नॉर्मल साइज में है, नॉर्मल शेप में है। जब जब वो हाइपोथायरॉइडिज्म होता है तो उसकी जो शेप है थायराइड की वो भी बिगड़ जाती है, वो एनलार्ज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसमें। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं। फर्स्ट है ऑटो इम्यून, जिसको हम हाशिमोटो थायरॉइडिटिस भी कहते हैं, दैट्स अ वेरी टेक्निकल नेम, लेकिन आप उसको ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है जो हमको डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है वो हमारी ही बॉडी को नुकसान करने लगता है। वो इतना एक्टिव हो जाता है, उसको लगता है कि हमारा जो थायराइड है वो ही हमारा
बाहर से है या वही हमारी बॉडी को हार्म करने लगता है। सो वो हमारी ही थायराइड को अटैक करने लगता है। और इसका रीजन एक्चुअली कोई जानता नहीं है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। जेनेटिकल कुछ जेनेटिक्स में आपके डीएनए में कई बार इशू हो जाता है। दैट्स नॉट नोन कि इसका क्यों क्यों ऐसा हो जाता है। इट्स जस्ट हैपन समटाइम्स। सो ऑटो इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम ही आपके थायराइड को अटैक कर रहा है। लैट्रोजेनिक मतलब आपकी कोई भी थायराइड ग्लैंड को कहीं से भी इम्पैक्ट होना, जैसे कि किसी वजह से ऑपरेशन की वजह से हमें थायराइड निकालना पड़ता है ग्लैंड, या फिर बहुत ज्यादा आयोडीन रेडिएशन से या रेडियो एक्टिव आयोडीन हम बहुत ज्यादा मात्रा में अगर हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत ज्यादा आयोडीन या बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं आपके थायराइड को। बहुत सारे एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, राइट, जो हमको कई बार नहीं भी पता होते हैं, हमें नहीं समझ में आता है। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, ताकि हम कुछ फैक्टर्स जो हमें नहीं पता है, राइट, एक्सटर्नल फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स, वो कब हमारे थायराइड को या हमारे ग्लैंड को अफेक्ट करने लगे वो हमें नहीं पता लगता है। या फिर आयोडीन डेफिशिएंसी या एक्सेस कोई भी हो सकता है, वो आपके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी है अगर हमारी बॉडी में, या बहुत ज्यादा आयोडीन भी अगर हमने ले लिया है, तो भी हमारा थायराइड डिस्टर्ब हो जाता है। पिट्यूटरी मतलब आपको मैंने बताया था कि हमारा जो थायराइड है वो पिट्यूटरी से ही रेगुलेट हो रहा है। अगर पिट्यूटरी में ही कुछ डिजीज हो जाती है या किसी इंजरी की वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही डिस्ट्रक्ट हो जाता है, तो फिर हमारा ऑफ कोर्स थायराइड या सारे हॉर्मोन्स भी डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। सो ये हाइपोथायरॉयडिज्म का रीजन है। हाइपर का क्या है? अगेन जो ग्रेव्स डिजीज कहते हैं वहां पे हाशिमोटोस डिजीज कहते थे, यहाँ ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, जहाँ पे आपका खुद की एंटीबॉडीज, खुद का इम्यून सिस्टम आपके थायराइड को हाइपर एक्टिव बना देता है। वहां पे अंडर एक्टिव बना रहा था, यहाँ पे आपके थायराइड को हाइपर एक्टिव बना देता है, जिसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। या फिर आपके छोटे छोटे नोड्यूल्स, छोटे छोटे गांठें हो जाती हैं आपके थायराइड में। अगर आप लेफ्ट में पिक्चर देखेंगे, ये छोटी सी जो पिक्चर है, ये नोड्यूल्स बनने लगते हैं। इसको हम मल्टी नोड्यूलर गोइटर कहते हैं। और ये नोड्यूल्स की वजह से भी हो सकता है, या फिर थायराइडिटिस मतलब आपकी किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जो हमें नहीं पता कौन सा वायरस, बट एनी वायरल इन्फेक्शन जो आपके थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट कर जाए। सब कुछ टाइप के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, कुछ टाइप के वायरस होते हैं जो आपके थायराइड पे इम्पैक्ट करते हैं, आपके थायराइड इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिस वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। और या फिर कोई भी ऐसी एक्सेसिव हम मेडिकेशन, जैसे हम जो थायराइड की मेडिकेशन भी होती है, अगर हम उसकी ओवरडोज ले लें, राइट, या फिर कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई कंटामिनेटेड फूड अगर हम ले लें जिसमें आयोडीन का या ऐसे बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है, उस वजह से भी हमारा जो है थायराइड हाइपर एक्टिव हो जाता है। देयर आर मल्टीपल रीजंस जो हमको नहीं पता लगता है, जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं। इसीलिए जो है बहुत जरूरी है कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं, क्योंकि हमें नहीं पता, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्लैंड्स को, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं, जो हमें डे टू डे बेसिस पे पता भी नहीं चलेगा, राइट। अब इनका जो है ये कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बेसिकली कैसा, हाइपोथायरॉयडिज्म आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट कर रहा है। आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब आपकी जो बॉडी है एट रेस्ट एनर्जी कंज्यूम कर रही है, राइट। आप सो रहे हैं, आपके सारे ऑर्गन्स आप रेस्ट पे भी हैं तब भी काम कर रहे हैं। जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपकी बॉडी में चाहिए होती है, उसको बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, तो वो स्लो कर देती है। मतलब आपकी जो बॉडी की नॉर्मल एनर्जी कंजम्पशन होनी चाहिए वो कम हो रही है, और अगर वो कम होगी तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ डिपॉजिट होगी? आपकी बॉडी में एज अ फैट डिपॉजिट होने लगेगी, तो वेट गेन होने लगेगा आपका, क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल से लेस एनर्जी कंज्यूम कर रही है, राइट। उतनी आप स्लगिश फील करेंगे, आपको डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो सकता है। हाइपो मतलब कम, राइट, तो आपको ठंड महसूस ज्यादा लगेगी, आपकी स्किन, हेयर, नेल्स ड्राई होने लगेंगे। और हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल से भी ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। अगर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा आपका बॉडी, तो आपका वेट लॉस होने लगेगा, राइट। कई बार कहते हैं कि इसको तो थायराइड है, लेकिन ज्यादातर लोगों को सुना है कि उसका वेट गेन होता है, इसका तो वेट लॉस हो रहा है। लेकिन थायरॉयडिज्म में भी फर्क होता है, एक अंडर एक्टिव, एक ओवर एक्टिव। तो आपको स्लीप में प्रॉब्लम होगी, जब आपका मेटाबॉलिज्म इतना एक्टिव हो जाएगा तो आपको स्लीप में भी इश्यूज होंगे। जहां पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा था वो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो जाएगा, लूज स्टूल्स आपको आने लगेंगे। जहां आपको कोल्ड लग रहा था हाइपोथायरॉयडिज्म में, आपको ज्यादा स्वेटिंग होगी, ज्यादा गर्मी होगी, राइट। एंग्जाइटी, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, आपको ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, ये ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि एक भी कोई सिम्टम आ रहा है तो आपको थायराइड है, ये मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं।
बहुत सारे सिम्टम्स आप बहुत सारी चीजों के से मिलते जुलते भी हैं, लेकिन आप जब अप्रोप्रिएट टेस्ट करवाते हैं तभी आपको पता लगता है कि ये थायराइड इशू है या फिर कोई और इशू है, राइट। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हेयर लॉस होगा, फटीग, आपको बहुत जल्दी थकान लगने लगेगी, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मसल पेन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी होने लगेंगी। आई नो पीसीओएस में भी होता है, थायराइड डिसऑर्डर्स में भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होता है, वेट गेन, ड्राई स्किन, आपके हार्ट बीट को स्लो कर देगा, बिकॉज हाइपो है, कम है तो सब कुछ कम होने लगेगा, आप बहुत लो मूड रहेगा, आपके मूड फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म में वैसे आपका एंजाइटी, स्लीपिंग, हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे, समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस पे हैं, दीज सिम्टम्स कैन वेरी, पर्सन टू पर्सन भी वेरी कर सकते हैं। हो सकता है इसमें जिनको थायराइड है, हाइपरथायरॉयडिज्म, इनको सारे सिम्टम्स ना हो, बट इनमें से 4 या 5 सिम्टम्स निकल के आए, यू माइट बी फीलिंग 4 और 5 सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स हर किसी के साथ नहीं होते हैं। इट डिपेंड्स, आपका कितना लेवल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म है, कितना लेवल ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म है, उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। सो बहुत सारे सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स होंगे, पर्सन टू पर्सन भी वो वेरी कर सकते हैं। अगर हम थायराइड को ट्रीट नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म उसको इग्नोर करते रहते हैं, या उसको वो कॉम्प्लिकेशंस में डेवलप हो जाता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कॉम्प्लिकेट हो गया, आपने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया, आपने सही टाइम पे अपने थायराइड लेवल्स को या हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस या मैनेज नहीं किया, तो वो आपके हार्ट डिसऑर्डर्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, आपके लिपिड जो कंटेंट, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकता है, आपके मेंटल डिक्लाइन भी हो सकता है ग्रेजुअली। और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म बढ़ गया, लेफ्ट वाली बात कर रही हूँ, ऑरेंज वाले बॉक्स की, तो हार्ट का रिदम डिसऑर्डर, मतलब जैसे हार्ट की रिदम रिदम होती है ना, पल्स होती है, डॉक्टर्स चेक करते हैं पल्स को, कितना रिदम है, कितना एक बार में, एक मिनट में धड़क रहा है दिल, वो भी, उसका भी डिसऑर्डर होता है। हार्ट फेलियर हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है, मतलब आप थायराइड स्टॉर्म, मतलब इतना ज्यादा हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में कई बार बढ़ सकता है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर हमने उस पर काम नहीं किया, राइट। सो राइट साइड में अगर आप देखेंगे, ये इमरजेंसी केसेस हैं, ये तो कॉम्प्लिकेशंस थे, ये इमरजेंसी है, जहां पे एक्सट्रीम थायराइड हो जाता है और वो डायरेक्टली जो है आपके हार्ट को, आपके कंफ्यूजन, मेंटल कंफ्यूजन होगा, ये मेडिकल इमरजेंसी है। और कोमा में भी बहुत लोग जा सकते हैं व्हेन इट इज अनट्रीटेड, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस अगर ये होते हैं। सो प्लीज आप डरिए मत, दीज आर वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज। जब हम उसको बहुत लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड रखते हैं, या अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, रेगुलर मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस या इमरजेंसी स्टेट्स आ सकते हैं। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लेवल्स को वेरी वेरी रेगुलरली चेक कराएं। रिस्क फैक्टर्स, अच्छा, थायराइड होने का रिस्क कौन कौन सा हो, किनको किनको होता है, राइट। फीमेल्स में ज्यादातर देखा गया है 5 to 8 times मोर फीमेल्स आर लाइकली टू हैव थायराइड डिसऑर्डर्स। फैमिली हिस्ट्री में अगर आपके थायराइड डिसऑर्डर है तो वो भी अकरेंस उसका मोर लाइकली हो जाता है आपको। या अगर कोई मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं जिसमें हाई आयोडीन है, बहुत ज्यादा आयोडीन कंटेंट है, अगर वो आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, लेते हैं, अनरेगुलेटेड लेते हैं, सुपरविजन के अंडर नहीं लेते हैं, तो भी कोई भी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हैं प्लीज सुपरविजन में ही लीजिए, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है तो, राइट। अगर कोई डोसेज स्पेसिफिक बोली गई है तो आप उतना ही डोसेज लें, उससे ज्यादा या उससे कम अपने आप से ना करें, राइट। जहां ऐसे कुछ एरियाज होते हैं, बहुत ही एरियाज जहां पे आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं मिल पाता, राइट। हमें तो जनरली वी गेट आयोडाइज सॉल्ट, सो यूज आयोडाइज सॉल्ट ओनली। और आयोडीन डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में। या फिर आप 60 के प्लस हैं, स्पेशली इफ यू आर फीमेल, बिकॉज वहां पे हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं, तो भी थायराइड का रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। या फिर रिसेंटली आपने कोई रेडिएशन थेरेपी ली है तो भी जो है रिस्क फैक्टर्स थायराइड होने का बढ़ जाता है। अच्छा, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो दिस इज, वी आर टॉकिंग अबाउट थायराइड, उनके फंक्शन, उसका फंक्शन क्या है, हार्मोन्स, बट आपको क्या पता है न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत इम्पैक्ट करते हैं थायराइड फंक्शन को। जैसे आयोडीन, ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी या एक्सेस होने से हमारे हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड T4 जो थायराइड थायरॉक्सिन होता है उसको T3 में कन्वर्ट होना होता है, ताकि वो आपकी बॉडी में काम कर सके, आपके सेल्स तक जा सके, आपके सेल्स पे जाके आपके सेल को सपोर्ट कर सके, राइट। सो उसका कन्वर्जन के लिए सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम कितना सेलेनियम ले रहे हैं, क्या हम उसकी पूरी डोसेज ले रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट है क्या उतना सेलेनियम जा रहा है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है थायराइड के फंक्शन, जो नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होता है उसके फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के लिए भी आयरन, जिंक, विटामिन डी, विटामिन ए, B12, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं थायराइड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है अगर कोई इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में उसको कम करने में और हमारे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने में बहुत हेल्प करता है। फाइबर और प्रोटीन, जब आपका एक्सेसिव वेट हो जाता है स्पेशली इन केसेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, तब जो है फाइबर, गुड फाइबर कंटेंट जो 25 ग्राम मिनिमम 25 टू 30 ग्राम्स पर डे, और प्रोटीन, आइडियल प्रोटीन जो आपकी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी के जो है अकॉर्डिंगली जो कंज्यूम करना होता है, वो आपके वेट को मैनेज करने में हेल्प करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप देख सकते हैं कि हमें लगता है ये हार्मोनल इशू है, लेकिन आई नो दैट्स अ हार्मोनल इशू, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए, उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए ये हमारे न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत जरूरी होते हैं। सो डाइटरी मॉडिफिकेशंस हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर हम बात करें ऑरेंज बॉक्स की, तो लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर हम बहुत ज्यादा सीवियर आयोडीन डेफिशिएंसी है, लोग कहते हैं कि थायराइड है तो आप कैबेज मत खाओ, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ब्रोकली, ये सारी चीजें मत खाओ, लेकिन बहुत एक्सेसिव डेफिशिएंसी होती है और हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर हम उसको खाते हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर हम जितना थोड़ा बहुत खा रहे हैं, डेली डाइट में ले रहे हैं, तो ये प्लीज ये मिथ है कि ये खाने से बहुत ज्यादा बहुत लार्ज अमाउंट्स में तो कोई भी नहीं खाता है, राइट? नॉर्मल आप खा रहे हो या एक्सेसिव आयोडीन डेफिशिएंसी है, वो भी जनरली हमको नहीं होती है क्योंकि हम ज्यादातर आयोडाइज सॉल्ट का यूज करते हैं। तो ये जो है बेसिकली बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ले तो हमारे थायराइड फंक्शन को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकते हैं, राइट? आयोडीन सप्लीमेंट बहुत ज्यादा हाई डोसेज जो हमारी रिक्वायरमेंट से भी बहुत ज्यादा। सो प्लीज वेन एवर यू टेक सप्लीमेंट तो आप ये जरूर चेक करें कि बहुत ज्यादा आयोडीन तो नहीं है, 100% आरडीए से भी ऊपर आयोडीन तो कोई नहीं दे रहा, तो वो जो है वो आपके डोसेज को, वो आपके फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है। सोय, कैल्शियम और आयरन सप्लीमेंट, जब भी आप थायराइड मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर इफ यू आर ऑलरेडी ऑन थायराइड मेडिकेशन, देन कोई भी फूड जिसमें सोय है या कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें सोय है या कैल्शियम है, आयरन सप्लीमेंट्स है, उनको आपको कम से कम 4 से 5 घंटे के गैप में ही, 3 से 4 घंटे के गैप में ही लेना है ये सप्लीमेंट्स। सो जनरली क्या होता है, जो थायराइड की मेडिकेशन है वो एम्प्टी स्टमक डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, ताकि आपका गैप हो, आप कोई भी आप चीज ले रहे हैं एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स, आप 1 घंटे का गैप हो तभी आप खाना खाएं, और सप्लीमेंट स्पेसिफिकली 2 से 3 घंटे के गैप में ही लें इफ यू आर ऑन थायराइड मेडिकेशंस, राइट? फूड्स टू इंक्लूड, फर्स्टली हमें ऐसा फूड इंक्लूड करना है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करने हैं जो हमारे थायराइड फंक्शन को सपोर्ट कर सकें, जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स पहले बताए थे, और अपना बॉडी वेट को मेंटेन करना है बोथ केसेस में। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो हमें नॉर्मल बॉडी वेट तक आना है, अगर वेट गेन हो रहा है तो हमको फिर भी नॉर्मल बॉडी वेट पे आना है। ट्राई डूइंग दैट विद ओवरऑल लाइफस्टाइल, फूड, एक्सरसाइज। सिम्टम्स को हमें रिड्यूस करना है। सिम्टम्स हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जब हम इन न्यूट्रिएंट्स को, इस डाइट को, फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो हम सिम्टम्स को, उसकी एफिशिएंसी, उसको बेसिकली उसको इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को हमें रिड्यूस करना है, हमारी बॉडी में जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी वो सिम्टम्स को बढ़ा देंगी, राइट? एक्सेस ऑफ कैफीन, अल्कोहल नहीं लेना है क्योंकि ये हमारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट्स ले भी रहे हैं, अच्छा खाना भी ले रहे हैं, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ, आप 2 से 3 कप दिन में चाय या कॉफी ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कोई और कैफीन रिच फूड तो नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा चाय कॉफी भी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, तो एक्सेस कैफीन हो जाता है या एक्सेस ऑफ अल्कोहल। ग्लूटेन और लैक्टोज, कई बार क्या होता है कि थायराइड के केसेस में बहुत से लोगों को ग्लूटेन, मतलब जो आपके वीट में प्रोटीन पाया जाता है, वीट या वीट से बना कोई भी प्रोडक्ट, वीट है, दलिया है, सूजी है, मैदा है, इन सब में ग्लूटेन होता है। सो कई बार डाइटिशियंस क्या करती हैं, अगर उनको सूट नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली ग्लूटेन को उनकी डाइट से एलिमिनेट करते हैं, लैक्टोज को भी एलिमिनेट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, ये इन्फ्लेमेशन भी प्रोड्यूस करते हैं ये ग्लूटेन और लैक्टोज, स्पेशली इन दीज हार्मोनल इश्यूज। तो हम उनको ग्रेजुअली कम करके देखते हैं क्या हमें उससे बेटर फील हो रहा है। यू कैन ऑल्सो डू इट, अगर आपको लगता है कि मेरा थायराइड मैनेज नहीं हो पा रहा है या मेरा बहुत ज्यादा मुझे इश्यूज आ रहे हैं, तो ग्रेजुअली 1 हफ्ते तक आप ग्लूटेन, आप ज्यादा मिलेट्स खाएं, जवार, रागी, बाजरा, राइस इज ऑल्सो ग्लूटेन फ्री, ये आप इंक्लूड करके देखें तो हो सकता है आपके कंडीशंस में बेटर सुधार हो सके। लैक्टोज मतलब आपका मिल्क में जो शुगर होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने पड़ते हैं इन केसेस। सो दैट इज डिफाइंड बाय योर डाइटिशियन या बाय योर हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर कि आपको इसकी जरूरत है या नहीं है।
लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग, अगेन हमारा जो थायराइड है वो कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन भी रिलीज करता है, जो T3 और T4 के अलावा जो आपके बोन्स के लिए बहुत जरूरी है, कैल्शियम फॉस्फेट रेगुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप जब वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और आप अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज पे काम करते हैं, तो आपका जो है बोन हेल्थ स्ट्रांग होती है, राइट। सो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस आपको सिम्टम, जो आपके जो सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होती है, राइट। स्ट्रेस रिडक्शन में, क्योंकि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के भी सिम्टम्स आते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइजेस आल्सो हेल्प रिड्यूसिंग दोज सिम्टम्स, राइट। आप अपनी मेडिकेशन जो भी ले रहे हैं प्लीज उसको स्टॉप नहीं करना है अंटिल एंड अनलेस योर डॉक्टर टेल्स यू, राइट। और अपना मॉनिटरिंग, रूटीन मॉनिटरिंग जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन प्रेगनेंसी या एल्डरली, या फिर मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे, अगर आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है या फिर आपके हिस्ट्री में है, यू नो दीज काइंड ऑफ इश्यूज अगर हैं, तो प्लीज रेगुलर मॉनिटरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोकिंग ऑल्सो जो है वो ग्रेव्स डिजीज जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म है उसको जो है बेसिकली ऑर्बिटोपैथी, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग करेंगे तो आपकी आईज के अराउंड जो टिश्यूज हैं वो अफेक्ट होने लगते हैं इन थायराइड। सो स्मोकिंग, प्लीज डोंट डू स्मोकिंग एट ऑल, ट्राई टू टेक हेल्प, टेक एक्सपर्ट हेल्प, क्योंकि आप अपने से छोड़ना अल्कोहल या फिर स्मोकिंग इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, बट अगर हमको अपने आप को हेल्दी रखना है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू टेक एन एक्सपर्ट हेल्प। ओके, प्रेवलेंस जो है इंडिया में क्या है, प्रेवलेंस अगर आप देखेंगे तो 5 to 10% ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेवलेंस है हाशिमोटोस, मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम ही आपके थायराइड को अफेक्ट करता है। 42 मिलियन पीपल इन इंडिया सफर फ्रॉम थायराइड डिसीजेस, एंड अगर आप देखेंगे 1 in 10 अडल्ट, अगर 10 में से एक लोग जो है उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, यू नो ये 2014 में ही स्टडी हुई थी, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट्स देखे गए हैं। सो प्लीज, समटाइम्स जो होता है, समटाइम्स क्या होता है, सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, राइट। हमें लगता है कि हमें नहीं हो, या 2-3 सिम्टम्स ही होते हैं जो हमें लगता है कि नहीं, हमें मसल एक ही तो हो रहा है, हमें बोन में दर्द ही तो हो रहा है, हमें एंग्जाइटी हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस है, बट देयर कैन बी अ रीजन बिहाइंड एंग्जाइटी लेवल्स, रीजन बिहाइंड योर मसल एक्स, बोन एक्स, राइट। सो प्लीज गेट इट चेक्ड। सो नाउ आई विल टेल यू अबाउट यूसाना प्रोडक्ट, जो आप इसके मैनेजमेंट के लिए, थायराइड मैनेजमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स कोर एसेंशियल्स, बिकॉज इसमें सारे वो वाइटल वाइटामिन मिनरल्स हैं जो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके थायराइड फंक्शनिंग के लिए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे वो सारे कोर एसेंशियल्स में हैं। सो इट्स अ मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी, जो आपके सेल्स को हार्मफुल रेडिकल से या हार्मफुल जो बाहर के सब्सटेंस होते हैं वो आपको बचाता है, राइट। सो इसमें सारे वाइटामिन हैं, अगर आप देखेंगे A B C D E K, जो आपके थायराइड के फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम भी है इसमें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर योर नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसमें, प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, राइट। आर यू एबल टू नाउ रिलेटेड कि हमें क्यों वाइटामिन मिनरल्स की जरूरत होती है, एंड दैट टू इन गुड क्वांटिटी। अगर आपकी डेफिशिएंसी होंगे तो आपकी इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो भी इंपैक्ट होंगे, राइट। बाय ओमेगा, जैसे मैंने आपको बताया था, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके हर सेल का पार्ट है, राइट, मेम्ब्रेन का पार्ट है, आपके सेल्स को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, आपके कितना न्यूट्रिएंट्स आना चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, इट बेसिकली कवर्स योर ओवरऑल हेल्थ। सो ये कोर एसेंशियल्स बायोमेगा इज अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन, मतलब नॉट फॉर कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज, वहां पे किडनी इश्यूज हैं या लिवर इश्यूज है, वहां पे हमें डॉक्टर का एडवाइस लेना है, बट फॉर जनरल हेल्थ एवरीबडी शुड टेक कोर एसेंशियल्स एंड बायोमेगा बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, राइट। देन इसमें EPA और DHA विच इज वेरी वेरी बायो अवेलेबल omega 3 फैटी एसिड्स, इसमें अराउंड 2 कैप्सूल्स में आपको 1100 मिलीग्राम विच गिव्स यू, ये रेकमेंडेशन है, IOM की रेकमेंडेशन है कि अगर आपको हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो आपका मिनिमम जो है 1100 मिलीग्राम omega 3 फैटी एसिड्स आपको दिन में लेने की जरूरत है, राइट। इसमें विटामिन D भी है। देन कोक्यूनॉन, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, स्पेशली फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, राइट, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाती है, हम बहुत लिथार्जी, स्लगिश, थकान महसूस होती है, तो ये कोक्यूनॉन, इसमें कोएंजाइम Q10 है जो आपके सेल की एनर्जी प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, राइट। दिस इज एन एंजाइम विच योर सेल्स यूज अप फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो हाइपोथायरॉयडिज्म में स्पेसिफिकली दिस विल बी रियली हेल्पफुल, जहां आपको थकान लग रही है, स्लगिश फील हो रहा है, आपको लगता है हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, सो दिस कैन रियली सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन इन योर बॉडी।
सो इसमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, सो ये दोनों जो है एंटीऑक्सीडेंट की तरीके से भी काम करते हैं, कोएंजाइम और अल्फा लिपोइक एसिड, सो आपके बॉडी सेल्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स का। और अगर मैं आपकी बात करूं, जो विटामिन सी है, डी है, ई है, दीज आर ऑल्सो वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये हमें जरूरत है, डेली बेसिस पे हमको जरूरत है। न्यूट्री मील एक्टिव आपको कैसे सपोर्ट करेगा, जब हम इवन वेट मैनेजमेंट के लिए इन बोथ केसेस, राइट, जब हमें वेट लॉस करना है तो हम इसको एज अ मील रिप्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप कोई ब्रेकफास्ट या लंच या एनी 2 meals यू कैन स्किप, सो दैट यू गेट मोर ऑफ फाइबर, मोर ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन, लोअर एनर्जी, सो दैट आप वेट मैनेज कर सकें, वेट लॉस कर सकें इन हाइपोथायरॉयडिज्म। यू नीड सपोर्ट, आपको मैनेज करना है, राइट। मैनेज करने के लिए हमको इन सारी न्यूट्रिएंट्स की, हेल्दी डाइट की, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी का सपोर्ट लेना ही पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली, इसमें क्या है, वे प्रोटीन है विच इज वेरी वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन, लीन प्रोटीन है जो आपकी मसल्स को सपोर्ट करता है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। इसमें एसेंशियल विटामिन मिनरल्स हैं, इसमें फाइबर है और नेचुरल लिकरी रूट भी है, जो कि काइंड ऑफ ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी रखता है। जो मुलेठी होता है, दैट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज एज वेल। सो जब ये कॉम्बिनेशन होता है ना, फाइबर का, प्रोटीन का, तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। यू हैव मोर सटाइटी, आप कैलोरी कंज्यूम कम कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ ही साथ इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए व्हेन यू आर मैनेजिंग योर वेट। और जब हम वेट गेन करना चाह रहे हैं तो आप एज अ स्नैक ले सकते हो, राइट। आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है, बट यू नीड गुड क्वालिटी प्रोटीन, यू नीड दीज विटामिन्स एंड मिनरल्स सो दैट आप वेट गेन कर सकें, राइट, आपकी एनर्जी लेवल्स अच्छे हो सकें। सो इन बोथ द केसेस, फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म जहां आपका वेट लॉस हो रहा है, आप एज अ स्नैक, एज अ मिड मील स्नैक, एज एन इवनिंग स्नैक इसको ले सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस करना है, देन यू कैन रिप्लेस वन ऑफ योर मेजर मील्स विद दिस, सो दैट आपका वेट मैनेज हो सके। बट रिमेंबर प्लीज, आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आपको होलिस्टिक अप्रोच लेना है। देख रहे हैं आप, थायराइड इज सच कि अगर आप मेडिसिन लेंगे और आप इन चीजों पे काम नहीं करेंगे तो भी जो है आपका ये मैनेज करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो होलिस्टिक अप्रोच विद डाइट, गुड डाइट, रिड्यूस योर शुगर इनटेक इफ यू वांट टू डू अ वेट लॉस, एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, और साथ ही साथ इन न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान रखिए कि आपको इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज आप प्लीज चैट पे डाल सकते हैं, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग। ओके, आपने मुझे बोला है प्लीज रिपीट, आई एम नॉट सो सॉरी, मैंने ये नहीं देखा। इफ यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, प्लीज आप टाइप कर दीजिए चैट पे। सो रीजन वाई इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट नोन, समटाइम्स इट्स जस्ट अ जेनेटिकल डिसबैलेंस, कोई भी जीन डिस्टरप्ट हो सकता है। अगर आपकी जेनेटिक्स में है, हिस्ट्री में है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। देयर इज नो नोन कॉज ऑफ व्हाई इम्यून सिस्टम एक्चुअली अफेक्ट्स your gland, yeah, affect your body. There is no known particular reason. It's just sometimes it happens just because आपका कोई जीन में मॉडिफिकेशन हो गया, या आपके जेनेटिकल हिस्ट्री में है, या कोई समटाइम्स योर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर ओवर यूज ऑफ एनी मेडिकेशन, अनसुपरवाइज मेडिकेशन, समटाइम्स देयर आर मल्टीपल रीजंस। नीति, आप बिल्कुल ले सकते हैं। आपको ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए, आप बिल्कुल ले सकती हैं। आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका वेट गेन है, या फिर हाइपर, हैव यू गॉट इट चेक्ड? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई क्वेश्चंस? आई थिंक मोस्टली तो मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट इन केस इफ यू वांट टू मैं और आई विल बी देयर। अपना आइडेंटिफिकेशन दें, सॉरी। ओके, आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं यूसाना के साथ हूँ सिंस ऑलमोस्ट 4 मंथ से, बट मेरा एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट मोर देन 11 years। आई हैव डन माई मास्टर्स इन फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसर्च किया है मैंने। और मेरा अराउंड आई स्पेंड 4 years इन माई ग्रेजुएशन ऑनर्स, एंड देन आई स्पेंड 3 years इन माई मास्टर्स रिसर्च। और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल, आई स्टार्टेड माई करियर विद हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, देन आई ऑल्सो वर्क फॉर नेस्ले एंड HUL। रिसर्च सेंटर में मैंने काम किया है HUL के, जहाँ पे आई वर्क इंटेंसिवली ऑन प्रोडक्ट्स, कि वो कैसे बनते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनके पीछे साइंस क्या है, हम साइंटिफिक सब्सटेंशिएशन। सो आई एम हियर विद यूसाना बिकॉज यूसाना इज ऑल्सो अ साइंस बैक्ड कंपनी, एंड माई पैशन इज ऑलवेज टुवर्ड साइंस। साइंस जहाँ पे है तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है। सो एवरीथिंग विच आई एम टॉकिंग टू यू, विच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, इट्स बैक्ड बाय साइंस। मैंने कोई भी कॉन्टेंट
आई पिक इट फ्रॉम साइंटिफिक जर्नल्स या फिर साइंटिफिक जो बुक्स हैं या फिर कोई क्लिनिक से या डॉक्टर्स से रिकमेंडेड हैं. सो दैट इज व्हाट आई डू. आई होप दैट इज व्हाट यू मेंट. ओके. सो विद सप्लीमेंट्स दोनों के लिए ही, हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों के लिए ही, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है. सो ओवरऑल थायराइड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये सारे सप्लीमेंट्स वर्क करेंगे, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू वर्क ऑन योर ओवरऑल डाइट, लाइफस्टाइल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए डाइट यही होता है कि आपको कैलोरीज कम करनी है. यू नीड टू स्किप शुगर. शुगर मतलब आप कोई भी फॉर्म शुगर, चाहे वो हनी है, जैगरी है, यू नीड टू रिड्यूस दैट. आपको वेजिटेबल इंटेक ज्यादा करना है. फ्रूट आपको एक ही लेना है दिन में, विच इज 100 grams अ डे. ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड गुड प्रोटीन इन एवरी मील. मतलब आपके ऐसे एटलीस्ट 2 से 3 मील्स में आपकी प्रोटीन होना चाहिए. सैलेड होना चाहिए, वेजिटेबल्स होना चाहिए. फ्रूट आपको एक ही लेना है. सो प्रोटीन एज इन, आप जैसे सुबह नाश्ता लेते हैं, आप दाल का पराठा, जैसे सूखा पराठा लीजिए, उस पर आप थोड़ा सा घी या बटर लगाइए. तो आप दाल ले रहे हैं, कॉम्बिन दाल इज प्रोटीन, राइट. पराठा इज सीरियल. आप उसमें वेजिटेबल्स डालते हैं तो वो वेजीज हो गए. आप पोहा लेते हैं तो पोहा में आप लो फैट पनीर डालिए, या एक बोल साथ में स्प्राउट्स का लीजिए स्टीम करके, या बॉइल्ड चना लीजिए. सो एग ले सकते हैं आप साथ में, बॉइल्ड एग, 1 egg. सो कंबाइन प्रोटीन वेजिटेबल्स इन एवरी मील. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में. एक्सरसाइज करनी है, और ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी आप प्रोटीन पे अगर ले रहे हैं चिकन पनीर, तो उसको हाई फैट मत लीजिए. लेस ऑयल में कुक करिए, और उसको आप ग्रिल्ड या फिर सॉटेड ऐसे फॉर्म्स में लीजिए, बॉइल्ड फॉर्म्स में लीजिए, सो दैट यू डोंट टेक टू मच ऑफ फैट विद प्रोटीन. ओके. विकास जी कह रहे हैं हाइपोथायरॉइड इन प्रेगनेंसी मेडिकेशन स्टार्टेड, प्रोफ्लेवनॉल आप ले सकते हैं. बट ये जो बायोमेगा अगर प्रेगनेंसी में है, सो प्लीज डॉक्टर्स को पता होना चाहिए, जो भी वो डॉक्टर कंसल्ट कर रही हैं, कि ये सप्लीमेंट्स वो ले रही हैं. सो ऑलवेज अंडर गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर इन सच केसेस. आई नो वेट गेन हो रहा है, स्ट्रेस होता है. थायराइड की वजह से भी हमको स्ट्रेस होता है, बट यू नीड टू फिगर आउट, नीति, दैट हाउ यू एक्चुअली वर्क ऑन योर स्ट्रेस लेवल्स. गो आउट. आप एक्सरसाइज जितना अच्छा करेंगे, वेट ट्रेनिंग जितना अच्छा करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होंगे. आप इसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, राइट. नो, आप ले सकते हैं. इफ सो babies 15 days breastfeeding is not restricted in thyroid. You should, that can be taken, and if doctor has already, आप डॉक्टर से भी चेक कर सकते हैं. बट जिनको थायराइड है, वो, और बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो मिल्क में नहीं जाती हैं, राइट. बट यू कैन ऑलवेज चेक विद योर डॉक्टर. आई थिंक ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड इफ द पर्सन हैज थायराइड, बट प्लीज चेक विद योर डॉक्टर ऑल्सो. खाना आप आधे घंटे के बाद खा सकते हैं. मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रही हूँ. अगर आप सुबह मेडिसिन लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स कोई भी आप ले रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए. अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके आधा पौन घंटे के बाद आप खाना खा सकते हैं. Because core essentials biomega medicine is under supervision. I'm asking for milk for mother. Breastfeeding is okay. Yes, breastfeeding is fine. Breastfeeding में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप core essentials और biomega ले रहे हैं या मेडिसिन भी ले रहे हैं under supervision, then breastfeeding is completely okay, right? The child needs it. इवन द मदर नीड्स इट. मदर को भी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत बेनिफिट होता है. होप आई एम क्लियर विकास जी. आपका आंसर मैं कर पाई हूँ. इज इट ओके, और यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस? हाँ हाँ, आप मदर को मिल्क दीजिए, प्लीज दीजिए. अगर सी, इट डिपेंड्स, राइट. अगर वो बहुत ही डिजीजेस कॉम्प्लिकेट होने लगते हैं, या कोई सिम्टम्स जो है वो नहीं कम हो रहे हैं, तब हम लैक्टोज उनको हटाने की कोशिश करते हैं. बट अभी आप मिल्क दे सकते हैं, बिकॉज द मदर रिक्वायर्स इट. इन केस अगर मिल्क से आपको लगता है कि उनके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रहा है मिल्क के पीने के बाद, देन यू कैन ऑलवेज गिव लैक्टोज फ्री मिल्क टू हर. लैक्टोज फ्री मिल्क भी मार्केट में आता है, बिकॉज मिल्क हैज प्रोटीन, इट हैज कैल्शियम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर. आप लैक्टोज फ्री मिल्क भी दे सकते हैं. अगर उनको सिम्टम्स लगते हैं कि नहीं नहीं, मेरे को मिल्क पीने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर एसिडिटी इश्यूज हो रहे हैं, देन, या फिर कोई भी थायराइड सिम्टम्स अगर कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, देन हम लैक्टोज रिस्ट्रिक्ट करते हैं. अदरवाइज नॉट. अदरवाइज आप लो फैट मिल्क दीजिए उनको. और अगर ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लैक्टोज फ्री मिल्क भी दे सकते हैं. ओके, आई थिंक मैंने मोस्टली क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं. या ओके, नीति दोनों को ये, बिकॉज या जेनेटिक्स में तो आता ही है, सो इट्स ऑलवेज गुड टू मैनेज फ्रॉम एन अर्ली स्टेज.
Thank you so much, guys. I think I've answered all of your questions. And thank you for attending this. Thank you for giving an amazing response. See you again. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much.